नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में आपका स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। दर्शकों, मानसून सत्र की समापन हो गया है और मानसून सत्र में जो काम होने थे बड़े दो, विपक्ष उनमें कामयाब हो चुका है। सरकार वो काम नहीं कर पाई, ये सत्य है, मैं मानता हूँ और आपको सत्यता बताना चाहता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि सत्य के विपरीत जाकर आप किसी के महिमा मंडन करें, नहीं। इसमें बीजेपी सरकार नाकाम रही है क्योंकि दो सबसे बड़े मुद्दे थे दोस्तों, और वो दो सबसे बड़े मुद्दे कौन कौन से थे आपको भी पता है, पूरा देश जानता है इस बात को। वो मुद्दे थे, एक था FCRA, जो विदेशी फंडिंग भारत देश में होती है और भारत देश की आंतरिक सुरक्षा और भारत देश की जो अखंडता है कहीं ना कहीं उसको दूषित करने का प्रयास किया जाता रहा है दोस्तों, शुरू से ही। और दूसरा था डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, यानी कि हमारी मोदी जी ने जो नई संसद बनाई थी, पहली संसद में तो देखो 850 MP बैठने की व्यवस्था ही नहीं थी दोस्तों। तो मोदी जी एक चरणबद्ध तरीके से कार्य करने वाले राजनेता हैं। इन्होंने 850 भारतीय संसद में MP हों, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, 1971 में डिलिमिटेशन सही तरीके से एक्टिव हुआ था। 1971 से और 2026 तक हमारे देश की जनता लगभग अगर देखा जाए तो डबल हो चुकी है। कितनी? डबल हो चुकी है। तो जब देश की जनता डबल हो चुकी है तो अब ये आवश्यकता भी है कि भाई MPओं की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि एक एक MP 25-25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व ईमानदारी से अगर बात कही जाए तो नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये दो महत्वपूर्ण बिलों को संसद में पास ना किया जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश हमारे देश के खिलाफ हुई। और उस साजिश में मैं ये कहूँगा कि लोग मान रहे हैं कि हम सफल हुए हैं, लेकिन जितना मैं मोदी सरकार और अमित शाह जी को जानता हूँ, ये ऐसे राजनेता हैं, हार मानने वालों में से नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का तो सारा जीवन दोस्तों एक खुली किताब की तरह है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारा देश जानता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो याद करो आप, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने उस समय नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका तक का वीज़ा नहीं लगने दिया था। गुजरात दंगों के कारण अमित शाह जी के ऊपर झूठी रिपोर्ट से, झूठे आयोगों के ऐसे ऐसे केस लादे गए थे कि गृह मंत्री को अपने राज्य से तड़ी पार होना पड़ा था। सच्चाई है ये, इसको देश को बताना है, नई पीढ़ी को बताने का हमारा फर्ज है, ताकि नई पीढ़ी भी तो जाने हमारे देश में किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां भविष्य में होने वाली हैं और भूतकाल में हुई हैं। क्योंकि इतिहास हमें आगे की रणनीति बनाने का, इतिहास हमें आगे बढ़ने की सलाह और हमारा रास्ता प्रशस्त करता है दोस्तों। अब ये साजिश क्या है, देखो साजिश शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, साजिश है जंतर मंतर पर जो छात्रों का मुखौटा पहनकर जो आंदोलन किया गया था। नो डाउट भारत देश में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अब मैं आपसे ये कहूँ, पेपर लीक हुआ या पेपर लीक करवाया गया, अब करवाया कैसे गया उसका मैं कुछ आपको फैक्ट तथ्यों के साथ में बताऊंगा, तब आप सोचना। फिर दोबारा मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा कि इसको देखो, मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं आकलन कर रहा हूँ, तथ्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप समझदार हैं, बौद्धिक हैं, फिर आप इस पर विचार करना। हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये करवाया गया था, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो, देश के कोने कोने से छात्रों ने नीट की परीक्षाएं दी, छात्रों के साथ साथ उनके माँ बापों के भी आशाएं, इच्छाएं, सपने जुड़े हुए थे। यानी कि नीट एक ऐसा ओवरऑल परीक्षा थी, ये स्टेट लेवल की नहीं थी, ये पूरे नेशनल लेवल की परीक्षा थी। जब किसी दूसरे देश की सरकार को हटाने की साजिश की जा सकती है तो दोस्तों क्या बड़ी बात है एक परीक्षा को लीक करवाना। क्या वो प्रोफेसर इतना बड़ा स्वाभिमानी है, ईमानदार है, विवेकपूर्ण है? अरे जब बोरी भर भर के नोट उनके पास गए होंगे
तो परीक्षा को लीक करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि जो मूवमेंट यहाँ पर चलाई जाएगी उसमें छात्र शब्द को एडॉप्ट करना है, छात्र शब्द को गोद में लेना है, छात्रों के मुखौटा पहनकर आंदोलन को खड़ा करना है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी की आप स्वयं समझदार हैं, आपको खुद सोचना है दोस्तों। हुआ क्या है, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अमेरिका में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जीन शार्प। अगर आप गूगल पे जाओगे या फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे, 3 घंटे की रिसर्च का परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ, 3 घंटे की रिसर्च का। जीन शार्प एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है और बोस्टन में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर भी रहा है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 30 साल इस व्यक्ति ने प्रोफेसर के पद पर कार्य भी किया है। और इस व्यक्ति का केवल एक प्रश्न पर शोध हुआ है 10 साल, एक प्रश्न पर। अब आप सोचेंगे सर एक प्रश्न पर 10 साल का शोध? यस, एक प्रश्न पर 10 साल का शोध। वो क्या था? वो शोध था दोस्तों नो वायलेंट एक्शन और सत्ता परिवर्तन पर इस व्यक्ति ने व्यापक शोध किया था। नो वायलेंट एक्शन यानी कि अहिंसक प्रदर्शन करके किसी देश की सत्ता को कैसे हटाया जाए, ये इनका शोध था। और इस 10 साल के शोध में इन्होंने 180 कितने दोस्तों, लगभग 180 नियम इजाद कर दिए, रूल्स बना लिए, किस प्रकार से आंदोलन खड़ा करना है, किस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी है, किस प्रकार से उस आंदोलन को बढ़ाना है, किस प्रकार से उस आंदोलन के साथ में वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि सत्ता का ऑर्डर तो एक उच्च लेवल का अधिकारी मानेगा, तो नीचे के लेवल के लोगों को कैसे अपने आप में वो करना है। यानी कि 180 रूल्स हैं उसमें, आप पढ़ना। और इस व्यक्ति की किताब का नाम क्या है मैं बताता हूँ आपको, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी 1993 में ये व्यक्ति इस बुक को पब्लिश करता है। और पता है आपको कितने भाषा में इस बुक को छापा जाता है? आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, आप सोचकर हैरान हो जाओगे। 42 भाषाओं में इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है, 42 भाषाओं में। और इस पुस्तक को जगह जगह यूनिवर्सिटियों में, जगह जगह देश के युवाओं जो संगठन हैं, एनजीओज हैं, उनमें मुफ्त में वितरित भी किया जाता है। हैरानी की बात है ना। आज आप एक पुस्तक लेना चाहें ऑथेंटिक किसी राइटर की, तो कम से कम 600 से 700 से नीचे एक पुस्तक नहीं मिलती दोस्तों। अच्छे प्रोफेसर, अच्छे कोई थिंकर की आप पुस्तक लेना चाहें तो इस व्यक्ति ने ये बुक को बनाया। और इस बुक के सिद्धांतों से आपको पता है जॉर्जिया, सर्बिया, यूक्रेन में जो अब ये जेलेंस्की को आप दे रहे, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रवादी राष्ट्रपति था। यूक्रेन के हितों के बारे में, अपनी देश की जनता के जन कल्याण के बारे में योजनाएं बनाता था, लेकिन अमेरिका को वो खटकता था। अमेरिका को कई देशों में ऐसे शासक चाहिए जो उसकी गुलामी कर सकें, उसके आदेशों का पालन कर सकें, जैसे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ऐसा शासक चाहिए। और आज देख लो इस यूक्रेन का जेलेंस्की क्या कर रहा है। एक कॉमेडियन था, एक कॉमेडियन को प्रसिद्धि दिलाई गई, उसने जिस नाटक के लिए, जिस उपन्यास के लिए कॉमेडियन किया, उसको पुरस्कारित किया गया। और पुरस्कारित करके जो राष्ट्रवादी राष्ट्रपति था उसको उठाया गया आंदोलन के द्वारा। उसमें जो सिद्धांत लागू किए गए थे वो इस जीन शार्प के ही सिद्धांत थे दोस्तों, इसी के सिद्धांत थे। और इसी प्रकार का भारत के जंतर मंतर में जो आंदोलन खड़ा किया था, उस लड़के को मैं बताता हूँ वो कहाँ पढ़ रहा है आपको पता है? बोस्टन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप और कुछ बताता है उसने कि मैं एजुकेशन लोन लेके मैं पढ़ रहा हूँ। बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए पब्लिक अफेयर की मास्टरी का डिप्लोमा करने के लिए। और उसी बोस्टन यूनिवर्सिटी में जीन शार्प का पता है कौन सा है? अल्बर्ट आइंस्टीन नाम से उन्होंने इंस्टीट्यूशन वहाँ बना रखा है। और इस इंस्टीट्यूशन में क्या होता है आपको पता है? अन्य देशों की राष्ट्रवादी सरकारों को किस प्रकार से हटाया जाए। कल्पना कीजिए आप,
आप स्वयं समझदार हैं दोस्तों, आप कल्पना करके देखो, उस यूनिवर्सिटी में से इस लड़के को तैयार किया गया है। और संयोग है या प्रयोग है मैं इसका नहीं कहता, हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत जी कोर्ट में जो फर्जी डिग्री कह लो या उन डिग्रियों का इतना महत्व नहीं है, उन वकीलों के संदर्भ में एक शब्द को इजाद करते हैं, उस शब्द को ये 15 तारीख को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बूस्टन में पढ़ाई करने वाला व्यक्ति एक छात्र 16 तारीख को एक पार्टी बना देता है दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी। और कांग्रेस जनता पार्टी को बनाने के बाद दोस्तों 2 दिन के अंदर उसके 22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। सोचिए, सोचिए आप इस बात को। तो दोस्तों ये जंतर मंतर का जो आंदोलन था, प्री प्लान्ड आंदोलन था, भारत देश की सरकार को अस्थिर करने का एक योजना थी। अब क्यों ये योजना थी, अब मैं आपको इसके संदर्भ में या इसके पैरेलल में एक आंदोलन जो रांची में चल रहा उसकी आपसे जिक्र करना चाहता हूं दोस्तों। उस आंदोलन को चलते चलते दोस्तों लगभग 18 से 19 दिन हो गए। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से बिरसा मुंडा स्टेडियम में मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई ऐसा आंदोलन में नारा नहीं लग रहा है दोस्तों। भारत सरकार के खिलाफ नहीं लग रहा है, झारखंड सरकार के खिलाफ नहीं लग रहा है। झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान हेमंत सोरेन जी, उनके पिता श्री सुब्बू सोरेन जी की तस्वीर को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। सोचो कितना व्यवहारिक आंदोलन वो कर रहे हैं। किसी भी पुलिस वाले पर एक पत्थर नहीं, एक पत्थर का कंकड़ भी नहीं फेंका उन्होंने। भगवान श्री राम किसी भी पंथ मजहब धर्म के खिलाफ एक भी उनके स्टेज पर नारा नहीं लगा। इसे कहते हैं छात्रों का आंदोलन। और जंतर मंतर पर क्या हुआ दोस्तों, कल्पना करो, जंतर मंतर पर हर वो राष्ट्र विरोधी चेहरा, हर वो राष्ट्र विरोधी चेहरा, हर वो इस देश की उन्नति को, इस देश की समृद्धि को, इस देश कैसे बढ़े उसको रोकने के लिए सदा प्रयास करते रहते हैं। सभी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे। सबसे प्रमुख व्यक्ति वहाँ पर जो मौजूद था योगेंद्र यादव, जो सोनिया गांधी जी की कैबिनेट, जो प्रधानमंत्री के भी ऊपर एक एडवाइजरी थी उसका मेंबर था, वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, अरुंधति रॉय, लद्दाख के बहुत बड़े समाजसेवी जो अपने आप को दावा करते हैं बहुत बड़े समाजसेवी, कौन है पता है? भूल गए? जिन्होंने आंदोलन में अनशन किया था, भूखे रहे थे। अरे उनका नाम ये देश कैसे भूल सकता है, वो तो इतने महान आदमी, पर्यावरण की रक्षा करने वाले वांगचुक, अपने आप को बहुत बड़ा पर्यावरणविद कहते हैं वांगचुक, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी थे। कुणाल कामरा, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, इन लोगों का नसरुद्दीन साहब, जिसको भारत के लोगों से प्रेम नहीं है जितना प्रेम वो पाकिस्तान के लोगों से करता है। अरे भैया, पाकिस्तान के लोगों से प्रेम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देश जब सही नहीं है, इस देश में सही प्रकार से नहीं है, तो ऑप्शन है जाके वहां फंस जाओ ना यार। और इसने एक स्टेटमेंट और दिया था नसरुद्दीन साजिद ने कि छात्रों के हितों में वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके मुंह में हड्डी नहीं हो, वो है कुत्ता नहीं बोल सकता जिसके मुंह में हड्डी हो। ये इसके वर्ण हैं। सोचो अब झारखंड में किस कुत्ते के मुंह में हड्डी है नसरुद्दीन साजी, बताओगे? इस झारखंड में किस कुत्ते के मुंह में हड्डी है जो नहीं बोल रहा है हिम्मत? नहीं बोल सकते। क्योंकि दोस्तों मैंने ये कुछ घटनाओं का जिक्र इसीलिए किया कि आप सच्चाई से रूबरू हों और आप इन दोनों आंदोलन को पैरेलल तरीके से तुलनात्मक इनका विचार कर सकें। क्योंकि जंतर मंतर पर आपको पता है दोस्तों, जंतर मंतर पर विदेशों से खाने के ऑर्डर आ रहे थे, पिज्ज़ा, बर्गर, यानी कि बहुत बेहतरीन। और एक जुनेद
कितना बड़ा आंदोलनों में खाना खिलाने वाला, जंतर मंतर में उसने एक किसी को चाय तक नहीं पिलाई। कुवैत, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, कुवैत, ना जाने कहाँ कहाँ से जंतर मंतर पर खाने की व्यवस्थाएं की गई ऑनलाइन, जोमेटो और स्विगी से। वहाँ पर किसी छात्र को 1 रुपये का सहयोग नहीं है। तो जेनुअल आप विचार करो कि छात्रों का आंदोलन में, यही मेरा टॉपिक जो थंबनेल पे मैंने लिखा है दोस्तों, रांची के छात्र आंदोलन ने इस देश में अच्छे अच्छे आंदोलनजीवी और जो विपक्ष का ढोंग कर रहे हैं, उन सभी की मुख से जो मुखौटा है ना, वो छीन कर फेंक दिया है। और पता चल गया इस साजिश को इस देश में बैठे हुए राजनेताओं ने किस प्रकार से अमेरिका के डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर एक संवैधानिक तौर तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने का प्रयास किया था। लेकिन ये देश अपने सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों पर टिका हुआ देश है। किसी की भी ये औकात नहीं है, किसी की भी ये हैसियत नहीं है कि हमारे भारत देश की सरकारों को गैर संवैधानिक तरीके से हटा दिया जाए। कोई नहीं हटा सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये भारत देश, ये नहीं कि जब से संविधान लागू हुआ तब से ये संवैधानिक देश है। भारत देश की जड़ें 5000 साल पुरानी है, 5000 साल। इसको किसी अमेरिका में बैठा हुआ कोई जॉर्ज सोरोस और भारत में उसके पालतू एजेंट अगर ये सपना सजो रहे हैं, तो उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, मैंने इस साजिश को उस रांची के आंदोलन से जोड़ के आपके सामने पूरी सच्चाई बताने का प्रयास किया है। और जो रांची का जो आंदोलन हुआ है दोस्तों, इस देश में मैं तो ये कहता हूँ कि भैया नरेंद्र मोदी जी महाकाल के भक्त हैं, और काल जब क्या करे उस व्यक्ति का जो भक्त हो महाकाल का। तो ये रांची में जो आंदोलन हुआ है, रांची में जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, तो इनके इस नैरेटिव को ये आगे और बढ़ाते, अभी इस नैरेटिव को ये इस नैरेटिव को आगे और ले जाते, छात्रों की आड़ में छुपने का और प्रयास करते। लेकिन झांसी वो रांची के इस आंदोलन ने दोस्तों, इनका जो साजिश का जो गुब्बारा इन्होंने फुलाया था, उसमें पिंच हो दी है, सारी हवा निकल गई। अब ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं। जवाब नहीं सूझ रहा है दोस्तों, जवाब नहीं सूझ रहा है। रांची का नाम लेते ही ऐसे मान के चलो जैसे सांप सूख गया हो, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। और पंजाब में भी पेपर लीक हो गया, इसलिए केजरीवाल जी जब जंतर मंतर में उछल रहे तो उनको पंजाब का जब क्वेश्चन किया जाता है तो चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो इस देश में भैया कृपा महादेव की है, महाकाल की कृपा है, जो इस देश को अपने आशीर्वाद से ये जो राक्षसी शक्तियां हैं इनसे बचाया हुआ है। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी, जिस प्रकार से इस मूवमेंट में और साजिश में आपका कार्यक्रम रहा है, आपका ये जो क्रियाकलाप रहा है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप देश के गृह मंत्री हो, अगर इस देश के गृह मंत्री होने के नाते और इस देश पर इस प्रकार की साजिशें की जा रही हैं, तो आपको इसको भांप कर ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा सर, ईंट का जवाब पत्थर से। आपके जो समर्थक हैं ना, आपके जो समर्थक हैं, उन सभी की इच्छाएं, हार्दिक इच्छाएं ये हैं कि आप इस मूवमेंट में कमज़ोर साबित हुए हैं। आपको इस मूवमेंट को एक अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। आपको पता है रांची में कांग्रेस समिति सरकार ने कितने छात्रों पर एफआईआर की है? 600, जिसमें से 100 एफआईआर तो ऐसी हैं जो नाम दर्ज कर करके एफआईआर किए हैं, 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ किए हैं। और आप क्या प्रवचन दे रहे हैं कि हम छात्रों पर एफआईआर नहीं करेंगे। और दिल्ली पुलिस बता रही है उनमें 2873 उग्रवादी, हत्यारे, लुटेरे, डकैत, पॉक्सो एक्ट में पाए गए लोग पाए गए। अमृतसर के कमिश्नर साहब भुल्लर जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से अमृतसर से 8 आतंकवादी गए थे। वो तो दिल्ली पुलिस का भला हो जो उनका नेटवर्क ने इस प्रकार से वो किया कि उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा, और अमृतसर पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। ये कम एविडेंस है क्या? गृह मंत्री जी, आपसे उम्मीद करेंगे इसकी गहनता से जांच करवाओ, और ये कहाँ कहाँ की कड़ी जुड़ी हुई है। इन मच्छरों को, इन कांकरोचों को काला हिट मारने की ज़रूरत है, काला हिट। इनको फलने फूलने की आवश्यकता नहीं है सर। ब्रजवासी का आपसे सिर्फ यही निवेदन है। और मैं इस देश की जनता से
मैं इस देश की राष्ट्रवादी जनता से भी ये आह्वान करूँगा दोस्तों, ये बीजेपी कांग्रेस और इनकी लड़ाई नहीं है, ये तीन सभ्यताओं की लड़ाई है, तीन सभ्यताओं की लड़ाई है। ये सनातन संस्कृति, इस्लामिक सभ्यता और ईसाई मिशनरियों की सभ्यता, ये तीन सभ्यताओं की लड़ाई है, तीन सभ्यताओं की। तो मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करूँगा कि भैया थोड़ा बहुत लालच मत करो और इस सभ्यता की लड़ाई में जो आपकी सभ्यता को बचाने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, उसके साथ खड़े होइए और उसका भरपूर साथ दीजिए। जय श्री राम दोस्तों।